बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट सेंचुरीज मोमिनुल हक और मुशफिकुर रहीम ने बना रखी हैं। लेकिन क्या आपको यह पता है कि बांग्लादेश के लिए सबसे पहली टेस्ट सेंचुरी किस प्लेयर ने बनाई थी? ये वो प्लेयर था जिसने बांग्लादेश क्रिकेट को तब सहारा दिया जब बांग्लादेश को कोई भी नहीं पूछता था। इसने अपनी बैटिंग और कैप्टेंसी से बांग्लादेश को वो माइलस्टोन अचीव करवाया जो कि बांग्लादेश की टीम 25 साल में भी नहीं कर पाई थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द पायनियर ऑफ मॉडर्न बांग्लादेश क्रिकेट की। मैं बात कर रहा हूँ अमीनुल इस्लाम बुलबुल की। तो ये कहानी शुरू होती है 2 फरवरी 1968 को, जब अमीनुल इस्लाम ने पाकिस्तान के सूबे ईस्ट पाकिस्तान के शहर ढाका में आंख खोली। जब अमीनुल इस्लाम सिर्फ 3 साल के थे तो ईस्ट पाकिस्तान ने पाकिस्तान से आजादी ले ली और बांग्लादेश के नाम से अपना मुल्क बना लिया। ढाका को बांग्लादेश का कैपिटल बनाया गया और इन ढाका की गलियों में ही अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने क्रिकेट खेलना स्टार्ट की। लेकिन अमीनुल इस्लाम का ज्यादा रुझान क्रिकेट की बजाय फुटबॉल की तरफ था, इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ ज्यादातर टाइम गली में फुटबॉल ही खेलते रहते थे। अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने फुटबॉल को सिर्फ गली की हद तक ही नहीं खेला, बल्कि उन्होंने ढाका के डोमेस्टिक फुटबॉल सर्किट में भी अपनी किस्मत आजमाई और काफी हद तक कामयाब भी रहे, जहां पर उन्होंने सिर्फ 18 साल की उम्र में पायनियर लीग, जो कि ढाका की एक लोकल फुटबॉल लीग थी, उसके साल 1986 के टूर्नामेंट में उन्होंने जिंडारिया फेमस क्लब के लिए खेला और वो इस टूर्नामेंट में जिंडारिया फेमस क्लब की तरफ से टॉप गोल स्कोरर भी रहे। पायनियर लीग में उनकी इतनी कमाल परफॉर्मेंसेस को देखते हुए ईस्ट एंड क्लब ने उन्हें ढाका फर्स्ट डिवीजन लीग के लिए अपनी टीम का हिस्सा बना लिया। साल 1987 का टूर्नामेंट अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने ईस्ट एंड क्लब के लिए खेला, लेकिन ना तो अमीनुल इस्लाम और ना ही ईस्ट एंड क्लब उस टूर्नामेंट में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे पाया। साल 1988 में अमीनुल इस्लाम ने ईस्ट एंड क्लब को छोड़ा और विक्टोरिया स्पोर्टिंग क्लब को ज्वाइन कर लिया। लेकिन अफसोस के साथ विक्टोरिया स्पोर्टिंग क्लब अमीनुल इस्लाम के फुटबॉल करियर का आखिरी क्लब साबित हुआ, क्योंकि विक्टोरिया स्पोर्टिंग क्लब के लिए खेलते हुए एक मैच के दौरान अमीनुल इस्लाम को एक लिगामेंट टियर इंजरी हो गई और उन्हें फुटबॉल को खैर बात कहना पड़ गया। अब अमीनुल इस्लाम तो एक एथलीट थे और एक एथलीट को तो सारी जिंदगी बैठना तो बिल्कुल ही पसंद ही नहीं होता। इसीलिए अमीनुल इस्लाम के जब फुटबॉल करियर का इख्तिताम हुआ तो उन्होंने साल 1988 में क्रिकेट में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। उन्होंने ढाका में लोकल क्रिकेट क्लब्स के लिए क्रिकेट खेलना स्टार्ट की। उन्होंने अपना करियर एज अ राइट हैंडेड बैटर और राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिनर के तौर पर स्टार्ट किया था, जहां पर उनकी बैटिंग को उतना ज्यादा रेट नहीं किया जाता था, लेकिन उनकी राइट आर्म ऑफ ब्रेक को काफी ज्यादा अहमियत दी जाती थी, क्योंकि अपनी इसी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए क्लब क्रिकेट में अमीनुल इस्लाम ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। और क्लब क्रिकेट में उनकी इतनी कमाल परफॉर्मेंसेस को देखते हुए उन्हें साल 1988 के यूथ वर्ल्ड कप, जिसे आप अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप कहते हैं, उसके लिए आईसीसी एसोसिएट्स 11 की टीम का हिस्सा बना लिया गया। दरअसल ये अंडर 19 वर्ल्ड कप का सबसे पहला एडिशन था और इसमें एसोसिएट नेशंस को पार्टिसिपेट करने की इजाजत नहीं थी, और उस टाइम तक क्योंकि बांग्लादेश भी एक एसोसिएट नेशन थी, इसीलिए बांग्लादेश भी ये यूथ वर्ल्ड कप एज अ टीम नहीं खेल सकता था। लेकिन आईसीसी ने इस चीज का ये हल निकाला कि उन्होंने इस यूथ वर्ल्ड कप में 7 टेस्ट प्लेइंग नेशंस के साथ साथ एसोसिएट नेशंस को नुमाइंदगी देने के लिए तमाम एसोसिएट नेशंस में से 11 बेस्ट प्लेयर्स को चुन लिया और इन्हें नाम दिया आईसीसी एसोसिएट्स 11 का। और इस टीम ने फिर 7 टेस्ट प्लेइंग नेशंस के साथ पहले अंडर 19 वर्ल्ड कप में कंपीट किया। अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने इस टूर्नामेंट में बैट के साथ तो कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दी थी, लेकिन बॉल के साथ उन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और इस पूरे टूर्नामेंट में 6 विकेटें हासिल की थी। इन 6 विकेटों में से एक प्राइज विकेट वेस्टइंडीज के लेजेंडरी बैटर ब्रायन लारा की भी थी, जो कि उस टाइम तक वेस्टइंडीज अंडर 19 के कैप्टन थे। ब्रायन लारा तो इस अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद जल्द ही वेस्टइंडीज की टीम में आ गए और उसके बाद क्रिकेट हिस्ट्री के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैटर ऑफ ऑल टाइम्स भी बन गए। लेकिन अमीनुल इस्लाम बुलबुल का करियर तो हिचकोले ही खाता
रहा और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि बांग्लादेश उस टाइम तक एक एसोसिएट नेशन थी, इसीलिए बांग्लादेश को दूसरी टीम्स के साथ ज्यादा सीरीज खेलने का मौका भी नहीं मिलता था। लेकिन इसके बावजूद साल 1988 के विल्स एशिया कप में बांग्लादेश की टीम ने जरूर शिरकत करनी थी और इसी एशिया कप में अमीनुल इस्लाम को भी इंडिया के अगेंस्ट अपना ओडीआई डेब्यू करने का मौका मिल गया। लेकिन अपने ओडीआई डेब्यू पर उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट सिर्फ 10 रन ही बनाए थे और बॉल के साथ भी वो कोई बड़ी विकेट नहीं हासिल कर पाए थे। अब जैसा कि मैंने पहले कहा कि क्योंकि बांग्लादेश एक एसोसिएट नेशन थी, इसीलिए उन्हें ज्यादा मैचेस खेलने का मौका नहीं मिलता था। इसीलिए साल 1988 के एशिया कप के बाद अमीनुल इस्लाम को बांग्लादेश के लिए अगला मैच खेलने का मौका मिला साल 1990 में, जब साल 1990 के ऑस्ट्रेल एशिया कप में बांग्लादेश की टीम ने भी पार्टिसिपेट करना था। इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश की टीम ने सिर्फ 2 मैचेस ही खेले थे, जो कि उन्होंने अपने ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेले थे। इसीलिए अमीनुल इस्लाम बुलबुल को भी यही 2 मैचेस खेलने का मौका मिला था, जहां पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 41 जबकि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सिर्फ 30 रन ही बनाए थे। अब अमीनुल इस्लाम बुलबुल इस ऑस्ट्रेल एशिया कप में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कोई भी बड़ी परफॉर्मेंस तो नहीं दे पाए थे, लेकिन उन्होंने जो 41 और 30 रन की इनिंग्स खेली थी, इसकी वजह से उन्होंने एक चीज तो प्रूव कर दी थी कि वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप्स के सामने खेलने का टेम्परामेंट तो रखते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ये रेजिस्टिव नॉक्स भी अमीनुल इस्लाम बुलबुल के किसी भी काम ना आई, क्योंकि एक दफा फिर बांग्लादेश के एसोसिएट नेशन होने का टैबू उनके सामने आ गया। क्योंकि साल 1990 से लेकर साल 1996 तक बांग्लादेश की टीम को कोई ज्यादा मैचेस खेलने को नहीं मिल पाए थे और बांग्लादेश की टीम ओडीआई वर्ल्ड कप्स के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, इसीलिए अमीनुल इस्लाम बुलबुल को भी ज्यादा मैचेस खेलने का मौका नहीं मिला था। लेकिन फिर आया साल 1997 और साल 1997 में अमीनुल इस्लाम ने ये सब कुछ बदलने का फैसला किया, क्योंकि साल 1997 में खेली जानी थी आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी। आप ये समझ सकते हैं कि ये उस टाइम का आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप क्वालिफायर टूर्नामेंट था, जो कि मलेशिया में खेला जाना था। वैसे तो ये टूर्नामेंट बांग्लादेश की तरफ से मोहम्मद रफी के लिए काफी ज्यादा मेमोरेबल रहा था, जहां पर उन्होंने इस टूर्नामेंट में 19 विकेटें हासिल की थी। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश के टॉप स्कोरर थे अमीनुल इस्लाम बुलबुल, जिन्होंने 10 मैचेस में 217 रन बनाए थे, जहां पर सेमीफाइनल में स्कॉटलैंड के अगेंस्ट उनकी 57 रन की शानदार इनिंग्स की बदौलत ही बांग्लादेश की टीम ने आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 1999 में अपना स्पॉट भी कंफर्म किया था। अब क्योंकि ये एक बड़ी जीत थी, इसीलिए साल 1998 में ही बड़ी क्रिकेट नेशंस ने भी बांग्लादेश के अगेंस्ट मैचेस खेलना स्टार्ट कर दिए। साल 1998 में इंडिया ने बांग्लादेश के अगेंस्ट एक ओडीआई सीरीज खेली। इस सीरीज में अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने इंडिया के अगेंस्ट अपने ओडीआई कैरियर की पहली शानदार 50 स्कोर कर दी। इसके बाद उन्होंने साल 1998 के एंड में भी इंडिया के अगेंस्ट 70 रन की एक शानदार नॉक खेली थी। साल 1998 में बैट के साथ इतनी कमाल परफॉर्मेंसेस देने की वजह से अकरम खान को कैप्टनसी से हटाकर अमीनुल इस्लाम बुलबुल को बांग्लादेश का न्यू ओडीआई कैप्टन अपॉइंट कर दिया गया और साल 1999 का ओडीआई वर्ल्ड कप बांग्लादेश ने फिर अमीनुल इस्लाम बुलबुल की कैप्टनसी में खेला। 1999 के ओडीआई वर्ल्ड कप में अमीनुल इस्लाम बुलबुल बैट के साथ तो कोई भी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे, जहां पर उन्होंने इस पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ 45 रन बनाए थे। लेकिन अपनी बेहतरीन कैप्टनसी की वजह से उन्होंने बांग्लादेश को इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और स्कॉटलैंड के अगेंस्ट 2 इंपॉर्टेंट मैचेस जितवा दिए थे और इन्हीं 2 इंपॉर्टेंट विंस की वजह से ही साल 2000 में आईसीसी ने फाइनली बांग्लादेश को उनका टेस्ट स्टेटस भी दे दिया। अब साल 2000 बांग्लादेश क्रिकेट के लिए तो एक अच्छी खबर लेकर आया था, लेकिन साल 2000 अमीनुल इस्लाम के लिए एक अच्छी खबर नहीं लेकर आया, क्योंकि साल 2000 में ही उन्हें बांग्लादेश की कैप्टनसी से हटा दिया गया था। लेकिन अमीनुल इस्लाम ने इस चीज की परवाह नहीं की और जून 2000 में जब बांग्लादेश ने इंडिया के अगेंस्ट अपनी तारीख का पहला टेस्ट मैच खेला, तो अमीनुल इस्लाम ने इस टेस्ट मैच में कमाल ही कर दिया, जहां पर उन्होंने पहले टेस्ट मैच में ही इंडिया की स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप के सामने 145 रन की शानदार नॉक खेल डाली। लेकिन अफसोस कि उनकी इतनी बेहतरीन बैटिंग के बावजूद भी बांग्लादेश की टीम ये टेस्ट मैच नहीं जीत पाई। अब अपने टेस्ट डेब्यू पर एक शानदार सेंचुरी स्कोर करने के बाद अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने साल 2001 में टेस्ट क्रिकेट में मजीद 2 50s भी स्कोर की और टेस्ट क्रिकेट में इन शानदार परफॉर्मेंसेस की वजह से ही अब वो बांग्लादेश की टेस्ट टीम की एक रीढ़ की हड्डी बन चुके थे। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अब उनसे उकता चुका था, क्योंकि अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बांग्लादेश की टेस्ट टीम में नए प्लेयर्स को शामिल करना था, इसीलिए अब वो पुराने प्लेयर्स को टीम से निकालने का फैसला कर चुके थे। लेकिन इससे पहले कि अमीनुल इस्लाम को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश की टीम से बाहर निकालता, उन्होंने साल 2002 के स्टार्ट में यानी कि जनवरी 2002 में ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, जहां पर उन्होंने जनवरी 2002 में पाकिस्तान के अगेंस्ट अपना आखिरी ओडीआई
मैच खेला और फिर उन्होंने दिसंबर 2002 में टेस्ट क्रिकेट से भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, जहां पर उन्होंने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 8 दिसंबर 2002 को अपने करियर का आखिरी टेस्ट मैच भी खेला। अब ये तो थी उस कैप्टन की कहानी जो कि बांग्लादेश क्रिकेट को अंधेरे से निकालकर उजाले की तरफ लेकर आया था। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं वो कहानी कि आखिर मशरफी मुर्तजा ने कैसे बांग्लादेश क्रिकेट को जमीन से उठाकर आसमान पर रख दिया था, तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं।